रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, एक अहम डेवलपमेंट हुई है। कल हमने बात की थी उज़ैर बलोच की जेआईटी के हवाले से, और अभी वो जेआईटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, लेकिन ये जो माफिया है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये हमेशा अपने मामलात को देखता रहता है और अपने जो लीगल मैटर्स हैं उसके ऊपर नज़र रखता है, क्योंकि उज़ैर बलोच के पीछे आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर हैं और वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि अगर किसी केस में इसको सज़ा होती है तो उसका अल्टीमेटली असर पड़ेगा आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर और इस पूरे ग्रुप के ऊपर। इसलिए वो इन सारी चीज़ों को बड़े माइन्यूटली देख रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माँ है उज़ैर बलोच की, रज़िया बेगम ने एक रिट पिटीशन फ़ाइल की है सिंध हाई कोर्ट में, और ये कल शाम को रिट पिटीशन फ़ाइल की है और ये प्रोबेबली कल लगेगी, जो आने वाला है, क्योंकि कल से वर्किंग डे स्टार्ट हो रहा है अदालतों का। तो उसमें जो रिट पिटीशन है, मैं चाह रहा था कि उसके जो फैक्ट्स हैं और जो ग्राउंड्स लिए गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और डायरेक्ट हमला किया गया है हमारे जो सलामती के इदारे हैं, और वो हमला कौन करवा रहा है? वो अल्टीमेटली आसिफ जरदारी करवा रहा है, क्योंकि आसिफ जरदारी ख़ुद तो कुछ कर नहीं पाया और उसने जो धमकियां दी थी और उसने जो कुछ कहा था और फिर उसको दुबई भागना पड़ा था, और अब जिस हालत में है, अब वो ज़िंदा भी है या किस हालत में है, ये भी सारी अफवाहें हम सुनते रहते हैं। तो ऐसे में उसने मैनेज किया है और रज़िया बेगम को आगे करके एक रिट पिटीशन फ़ाइल की है। अब उस रिट पिटीशन के अंदर वो ये अलेज करती हैं कि जो उसका बेटा है उसको अप्रैल के पहले हफ्ते में लाया गया था, कराची की जो सेंट्रल जेल है उसमें लाया गया था, और वो उससे पहले 2017 से ये जो उज़ैर बलोच है वो आर्मी की कस्टडी में था। आपको याद होगा 2016 में, वैसे केसेस तो उसके ख़िलाफ़ 2013 में भी अरशद पप्पू केस फ़ाइल हुआ था, इसी तरह 2012 में केसेस फ़ाइल हुए थे जो कत्ल, अक़दाम कत्ल और एक SHO को मारा था, पुलिस पार्टियों पे हमले के इसके ऊपर केसेस थे। 2012 से ये केसेस फ़ाइल होना शुरू हो गए थे। 2013 में अरशद पप्पू का जो बड़ा अहम केस है जिसमें अभी फ़र्द जुर्म ऐद होनी है, उसका भी मैंने आपको बताया था, और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। 2016 में पहले हमने सुना था एक टीम बनाई गई थी कि जो उज़ैर बलोच है वो अबू धाबी से दुबई आ रहा था जो बाई रोड, और उसको अरेस्ट किया गया है जो UAE अथॉरिटीज़ हैं, और फिर यहाँ से एक टीम गई थी उनको लेने के लिए, लेकिन वो नाकाम वापस आ गई। फिर ये इसी तरह कुवैत गए और कुवैत की अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग की, उसके बावजूद ना मिला। लेकिन बाद में ये सीक्रेटली जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके हैंड ओवर कर दिया था। 90 दिन रखा रेंजर ने अपनी कस्टडी में और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। जब पुलिस के हवाले किया तो एंटी टेररिज्म कोर्ट से रिमांड लिया गया। रिमांड के बाद जब जुडिशल किया गया तो जुडिशल करने के बाद फिर आर्मी ने कस्टडी ले ली थी, और जो ISPR है उसने बयान जारी किया था कि आर्मी एक्ट 2023 के तहत हमने उज़ैर बलोच की कस्टडी ले ली और अब उसके ख़िलाफ़ जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके में केस चलेगा। ये अप्रैल 12 2017 में उनको मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने हासिल कर लिया था उसकी कस्टडी को, और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ केसेस फ़ाइल हुए। अब उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट क्या होती है कि अप्रैल 2020 में, 1 अप्रैल 2020 में ये जो अथॉरिटीज़ हैं, आर्मी की अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने वो जेल हुकाम को वापस कर दिया, और कोई उसके ऊपर ISPR ने भी कोई बात नहीं की कि हमने इसके ख़िलाफ़ कोई केस चलाया है, नहीं चलाया, क्या कुछ सज़ा दी है, नहीं दी, बिल्कुल खामोशी से वापस कर दिया। और उन्होंने आकर पेश करवा दिया, एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश कर दिया, और इस तरह जो उसके ख़िलाफ़ केसेस पेंडिंग थे उनके ऊपर कार्रवाई दोबारा रिज्यूम हो गई। अब सवाल तो उठता है कि अगर वो 3 साल, 2.5-3 साल कस्टडी में रहा है आर्मी की, तो आर्मी के अंदर जो हमारे इदारे हैं उन्होंने एलिगेशन ये था, इसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इसने जो हमारी सलामती हमारी पाकिस्तान की सलामती के जो इदारे हैं उनकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस है, और जहाँ जहाँ उनके मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके जो इदारे हैं उनके हवाले से जासूसी की थी, और ये ईरानी एजेंसी के लिए जासूसी करता था और उनको खुफिया इंफॉर्मेशन पहुँचाता था जो उज़ैर बलोच है। और इस बुनियाद पर आर्मी एक्ट 2023 के तहत इसकी जो कस्टडी है वो आर्मी ने ली थी। अब 2.5-3 साल के बाद आर्मी ने चुप करके उसको वापस कर दिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो ट्रायल कंप्लीट करना था या जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरी कर ली, या जहाँ जहाँ उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट
पूरी कर ली, लेकिन खामोशी से उनको इस तरह सिविल हुकाम को दे देना ये ख़ुद एक सवालिया निशान था। और वही हुआ कि ये इतना अरसा खामोश रहे। अब जब JIT के हवाले से सवालात उठते रहे और मीडिया ने और मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से प्रेशर था सिंध हुकूमत के ऊपर कि उसको पब्लिक किया जाए, इतने में आसिफ जरदारी ने एक नया वार किया और एक नया तीर निकाला, जिसमें उन्होंने रज़िया बेगम के ज़रिए एक रिट पिटीशन फ़ाइल कर दी। और उस रिट पिटीशन में मांगा ये गया है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम ये है, अब हमें ये लगता है कि इनको सज़ा दे दी है जो आर्मी अदालत है, आर्मी अदालत ने सज़ा सुना दी है। और बाकी केसेस क्योंकि सिविल कोर्ट्स में जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं या सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ पर सिविल लॉ के तहत चल रही थी, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट और बाकी वो आर्मी के तहत अदालतें थीं। अब रज़िया बेगम ये कहती है कि हमें ये ख़तरा है कि इसको सज़ा हुई हुई है और जब इधर से इसका ट्रायल कंप्लीट होगा तो इसकी सज़ा के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब वो ये चाहते हैं कि एक तो हमें वो जो सज़ा है जो अज्यूम कर रहे हैं, एक प्रज्यूम किया जा रहा है कि इसको सज़ा हुई है आर्मी अदालतों से। एक तो रज़िया बेगम ये कहती है कि वो जो सज़ा है उसको कलअदम करार दिया जाए, और दूसरा जो मिलिट्री हुकाम हैं उनको कहा जाए कि वो जो जजमेंट है, जो कन्विक्शन है, उस जजमेंट की कॉपी और रिकॉर्ड वो हैंड ओवर करे सिंध हाई कोर्ट के, क्योंकि मिलिट्री अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो रज़िया बेगम का ये कहना है कि हम अपील करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, और जब तक हमारे पास जजमेंट की कॉपी नहीं होगी और जब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो सज़ा उसको सुनाई गई है उसको कलअदम करार दिया जाए और साथ सस्पेंड कर दिया जाए, और साथ जो उसके ख़िलाफ़ जजमेंट है और जो रिकॉर्ड है केस का वो सिंध जो हाई कोर्ट है वहाँ पेश किया जाए ताकि हम उसको डिफेंड कर सकें। और फेयर ट्रायल का हमारा हक़ है, अगर किसी को इस तरह सज़ा सुनाई गई है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाज़त देता है तो हमें अपील का हक़ मौजूद है। अब जो आर्मी ने, क्योंकि ISPR ने जब लिया था, इसकी कस्टडी ली थी, तब तो ट्वीट किया था, 2 ट्वीट किए थे कि हमने फ़लाँ कानून के तहत फ़लाँ जुर्म में इसको इसकी कस्टडी लिया और हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन अब जब हैंड ओवर वापस किया है सिविल हुकाम के तो उसके ऊपर खामोश हैं। अब असल इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अगर कोई ईरानी एजेंसी के लिए ये काम करता था, अगर इसके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो मुख्तलिफ सलामती के इदारों की इन्फॉर्मेशन है वो उसने ईरानी एजेंसी को दी है, तो उज़ैर बलोच है कौन? उज़ैर बलोच एक लियारी अमन कमेटी का, पीपल्स अमन कमेटी का वो हेड है और एक गैंग लीडर है। उसके पास खुफिया इदारों की या सलामती के इदारों की इन्फॉर्मेशन कैसे आई? सलामती इदारों की जो जहाँ पे उनके मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ाव हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके जो इदारे हैं वहाँ तक वो कैसे पहुँचा है, उसकी इन्फॉर्मेशन उस तक कैसे पहुँची है? क्या उज़ैर बलोच जो एक गैंगस्टर था उसका इतनी उसकी रसाई थी कि उसकी इदारों की ख़बरों तक वो पहुँच गया, इदारों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तक पहुँच गया, या कोई और मौजूद था जो किसी ओहदे पर बैठा था, किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा था और उसके पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन आती थी और वो इन्फॉर्मेशन उज़ैर बलोच को देता था और उज़ैर बलोच वो ईरानी एजेंसियों को देता था? क्या ये सवाल वैलिड नहीं है? क्या अगर आसिफ अली जरदारी का फ्रंट मैन है, अगर फरियाल तालपुर का फ्रंट मैन है, आसिफ जरदारी बतौर सदर, आसिफ जरदारी की जो पार्टी है उसके लोग बतौर अपोजिशन लीडर, और सिंध के अंदर जो वजारत आला इतने अरसा से इनके पास है, क्या इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है क्या वो इन लोगों ने उज़ैर बलोच को दी है और इनके थ्रू वो आगे गई है? ये बड़ा वैलिड सवाल है। और जो JIT अभी आएगी जिसकी रिपोर्ट पब्लिक होगी, एक तो उसके अंदर ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि इसके पीछे कौन था। उज़ैर बलोच तो गली का गुंडा है, उसको तो वो किराए का कातिल है और वो कत्ल करवाने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM का तोड़ निकाला उज़ैर बलोच की सूरत में और उज़ैर बलोच को एक इलाका, क्योंकि लियारी में हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, तो वो इलाके को कवर करने के लिए वहाँ एक उन्होंने गैंग लीडर खड़ा कर दिया और गैंग लीडर ने वहाँ पर भत्ताखोरी भी की, वहाँ पे कत्ल भी किए, वहाँ पे लोगों को ऊपर हमले भी किए, वहाँ पे पुलिस को भी मारा, SHO को मारा, काफ़ी वहाँ पर तबाही फैलाई। उसके बाद ये जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने खुफिया जो
मालूमात हैं वो दुश्मनों तक पहुँचाएँ या किसी मुल्क की एजेंसी तक पहुँचाएँ, तो सवाल उठता है कि वो गली के गुंडे तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँची, और जिन लोगों ने उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है और वो इन्फॉर्मेशन लेकर उसने आगे पहुँचाई है, क्या उन लोगों को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये शायद इदारे को किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और वो ये बात ओपन करेंगे जब जजमेंट आएगी, और उस जजमेंट के अंदर आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर आसिफ जरदारी और फ़रियाल तालपुर का नाम होगा। ये बात आज मेरी आप लिख लें, और ये जजमेंट आएगी और इस जजमेंट में इसको तो सज़ाए मौत होनी ही होनी है, साथ जो अबेटर्स हैं, जो असिस्ट करने वाले लोग हैं और जो असल ये मालूमात प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, वो भी इसमें इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। अब देखते हैं कि रज़िया बेगम की इस दरख्वास्त के ऊपर, इस रिट पिटीशन के ऊपर क्या सिंध हाई कोर्ट इसको एडमिट करता है, नहीं करता। सिंध हाई कोर्ट क्या डिफेंस मिनिस्ट्री को ख़त लिखता है कि उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ अगर कोई केस डिसाइड हो गया है, कोई कन्विक्शन हुई है, जजमेंट की कॉपी दें, और जो रिकॉर्ड है वो मंगवाता है, नहीं मंगवाता। वो जजमेंट सामने आती है तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें सामने आएंगी और क्या वो ये जो लोग हैं वो बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और अभी साथ JIT की रिपोर्ट भी पब्लिक हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी और इस पूरा जो गैंग है, जैसे शरीफ बरदरान के ऊपर जो मॉडल टाउन का केस है वो एक तलवार की तरह लटका हुआ है, आज नहीं कल उसने फ़ैसला होना है। ये तो जो नैब के या करप्शन के केसेस हैं 7-7 8-8 साल सज़ा होगी, निकल आएंगे, लेकिन मॉडल टाउन का दहशतगर्दी और कत्ल का केस है और उसमें सज़ा मौत होनी है, आज नहीं तो कल। इसी तरीके से आसिफ जरदारी ने, फ़रियाल तालपुर ने, लोगों ने जो इस तरह के गैंग बनाए हुए थे और उनको इस्तेमाल करके लोगों को मरवाते रहे, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि ये कौम के सामने नंगे होंगे और इनको सज़ाएँ होंगी और ये हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ेंगे। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है। ये उम्मीद है कि कल इसके ऊपर ये केस फिक्स हो जाएगा और जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।